Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. Okay, we are starting the new chapter, atoms. First topic in this chapter is Rutherford's experiment. और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग. ये बोर्ड में नहीं है इस साल, तो बोर्ड्स के लिए नहीं है इम्पॉर्टेंट ये, लेकिन कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. टॉपिक्स नेम इज़ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग and Rutherford's experiment. For the nuclear model of atom. Okay, since we know earlier 17th century से अर्लियर 19th सेंचुरी से ही एटम के कई सारे मॉडल्स दिए जा रहे थे. थॉमसन ने मॉडल दिया था, उससे पहले भी कई सारे मॉडल्स चले थे एटम्स के, जो कि सारे कुछ ना कुछ क्राइटेरिया पे फेल हो रहे थे. तो ये एक बहुत फेमस मॉडल था जिसको एक एक्सपेरिमेंट से शो किया गया था. इसकी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ था जो ये मॉडल के बारे में इन्फॉर्मेशन बातें बता रहा था. और ये मॉडल भी आगे जाके फेल हुआ, लेकिन इससे हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली इस मॉडल से. इसके बाद बोर का मॉडल आया, उसके बाद उसमें भी काफ़ी ट्विक्स आए, काफ़ी साइंटिस्ट ने और ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया मॉडल्स में. तो ये मेजर मॉडल था जो एक्सपेरिमेंटली दिखाया गया था, सबसे पहला एटम का, और इसने न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी करी थी इस मॉडल ने. तो मैं पॉइंट्स में बताऊंगा इस मॉडल की इंपॉर्टेंट बातें. फर्स्ट पॉइंट, एच गाइगर एंड ई Martson performed an experiment on alpha particle scatterings in 1911, suggested by Ernst Rutherford. तो इस मॉडल का नाम रदरफोर्ड मॉडल है, लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था. द एक्सपेरिमेंट एक्चुअली डन बाय हिज टू pupils, scholars, who were Geiger and Marston. In this experiment they used a beam of 5.5 mega electron volt alpha particles from radioactive source bismuth 83-214 and bombarded it on a very thin gold foil, full stop. A scattering of alpha particles was observed through a rotatable detector. A scattering of alpha particles was observed through a rotating detector made up of zinc sulfide screen, because it lights when electrons falls on the surface, and a microscope. ओके, तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस क्या हैं इनकी अंडरलाइन कर लेते हैं ना. 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अल्फा पार्टिकल की बीम यूज़ करी थी 1911 में गाइगर एंड मार्टसन ने, सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड. एंड बिस्मथ सोर्स था उन अल्फा पार्टिकल्स का. थिन गोल्ड फॉयल पे उनको फॉल कराया, एंड इट वाज डिटेक्टेड विद जिंक सल्फाइड डिटेक्टर एंड अ माइक्रोस्कोप. रफली डायग्राम इसका कुछ ऐसा है. एक हमारे पास सोर्स है ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल्स का, जो कि बिस्मथ है बेसिकली, और यहाँ पे एक थिन गोल्ड फॉयल
ओके, द रीज़न वी टुक अ वेरी थिन गोल्ड फॉयल इज़ कि थिन गोल्ड फॉयल अगर वो बहुत ज़्यादा थिन है तो उसमें बहुत कम नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ एटम्स होंगे, और जितने कम नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ एटम्स होंगे हमें उतना अच्छा इफ़ेक्ट पता चलेगा एटम्स की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग का, और उतना अच्छा हम जज कर पाएंगे अल्फ़ा पार्टिकल के बिहेवियर को। अगर हमारे पास थोड़ी थिक लेयर होगी तो अल्फ़ा पार्टिकल कई एटम से होके गुजरेगा, तो हम बहुत एक्यूरेट प्रोडिक्शंस नहीं कर पाएंगे, बहुत एक्यूरेट उसके रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। ये इसका पॉइंट था। सो इसमें एक सर्कुलर स्क्रीन थी, डिटेक्टर जिस पर मूव कर सकता था। इट वाज अ मूवेबल डिटेक्टर। Microscope, very thin gold foil, and source of alpha particles. Okay, so this was a rough arrangement of the experiment. क्योंकि ये बोर्ड में नहीं आने वाला तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। सब मेन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशंस, first one is most of the alpha particles shockingly just pass through the foil with no effect. Most of the alpha particles passed through the foil without any deviation. It goes to show that the space of atom is mostly empty. Second, about 0.14% of the incident alpha particles scattered more than 1 degree. Third, deflection of more than 90 degree. Was observed in only about 0.0125% of the incident alpha particles. And this last point is showing us that एक बहुत छोटा सा स्पेस है जो बहुत हैवी है और पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिसकी वजह से very few alpha particles are getting much more deflection. ओके, नेक्स्ट अब इससे जो हमें ऑब्जर्वेशन से पॉइंट मिले, जो रिजल्ट्स मिले, उनके बारे में बात करते हैं. सो रिजल्ट्स, फर्स्ट, most of the space in an atom is unoccupied or empty about 99.86% alpha particles are passed without deviation. Second, there must be an extremely small region. There must be an extremely
small region of concentrated positive charge at the center of the atom. ओके अब हमें ये नहीं पता वो सेंटर ऑफ द एटम पे होना चाहिए, लेकिन इट इज़ अ लॉजिकल हाइपोथेसिस कि वो सेंटर पे ही होगा, अदरवाइज उसका स्ट्रक्चर की सिमेट्री बिगड़ जाएगी. सेंटर ऑफ एटम, फुल स्टॉप. दिस स्मॉल रीजन इज नेम्ड न्यूक्लियस. दिस स्मॉल रीजन was named न्यूक्लियस. तो यहाँ से रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पहली बार न्यूक्लियस ये नाम पड़ा था, ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी. द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ड्यू टू encounter between alpha particles and the nucleus of the atom. Third point, the nucleus of the atom is so massive as compared to the alpha particles that it remains at rest. क्योंकि आप कोलिजन कराओगे तो अगर दूसरी बॉडी बहुत हैवी है, जैसे आप एक बॉल को दीवार पर मारो तो दीवार डज नॉट मूव, द बॉल ओनली बाउंसेस बैक. तो बॉल का डेविएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, दीवार का बहुत कम होता है. इट इज़ प्रूविंग अस दैट द वॉल इज़ वेरी मच हैवियर देन द बॉल वी थ्रू ऑन इट. सो यहाँ पर भी सेम चीज़ हमें मिल रही है कि जिस चीज़ से अल्फा पार्टिकल टकरा के डेविएट हो रहे हैं इतना ज़्यादा 90 डिग्री से ज़्यादा, तो इसका मतलब वो जो बॉडी है, वो जो टारगेट है जिससे वो अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं, इट इज़ वेरी हैवी. तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो मोस्ट ऑफ द मास है एटम का वो उस न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है. द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज सो मैसिव as compared to alpha particles that it remains at rest during the encounter. Whereas electrons owing to their little mass cannot appreciably with their little mass cannot deflect the alpha particles, which are far more heavier than electrons. Electron with their little mass cannot do that because electrons का मास अल्फा पार्टिकल के मास के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होता है. तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर सकते. हमें यहाँ से ये पता चला. दैट मीन्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट देयर इन द न्यूक्लियस. सो द वेयर शुड बी द इलेक्ट्रॉन्स टू अ डिस्टेंस. और व्हाट दे वर बी डूइंग, ऑब्वियसली दे वर बी रिवॉल्विंग. अगर वो किसी डिस्टेंस पर है, जैसे कि सैटेलाइट्स सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं और प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स just like planets do around sun. Full stop. Fifth point, when an alpha particle strikes the metal foil, it can penetrate the outer electron cloud and approaches the nucleus closely. It then moves under the action of Coulomb force of repulsion. Its path is hyperbola with the nucleus as the external forces. तो जो न्यूक्लियस है और जो अल्फा पार्टिकल है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं उनके क्लाउड को पेनिट करके अंदर जा सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट. और अंदर जैसे ही जाएगा वो न्यूक्लियस के पास जाएगा. न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है,
तो वहाँ पर कूलाम फोर्स उनके बीच में काम करेगा, और कूलाम फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, यानी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो जो उनका वेरिएशन है, जो पाथ है, वो हाइपरबोलिक आना चाहिए, और वही हमें एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट में मिलता है। व्हेन एन अल्फा पार्टिकल strikes the metal foil, it can penetrate the outer electron cloud, and approaches the nucleus closely. It then moves under the influence of Coulomb's electrostatic force. Coulomb's electrostatic force of repulsion between nucleus and alpha particle. Between nucleus and alpha particle on a hyperbolic path. Hyperbolic path क्यों है? Because inverse square law Coulomb's law फॉलो करता है, because of that. ओके, सब टॉपिक है इसी एक्सपेरिमेंट का एक इम्पैक्ट पैरामीटर। Suppose that for this is the nucleus of gold, या कोई और हमने एटम लिया हो तो उसका भी न्यूक्लियस, इसका चार्ज होगा Z एटॉमिक नंबर है। दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास वाली लाइन फॉर द न्यूक्लियस, एंड सपोज अल्फा पार्टिकल इज गोइंग विद इनिशियल वेलोसिटी लाइक दिस। इनिशियल वेलोसिटी है v, ये अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे पास जाएगा वो कूलाम लॉ की वजह से हाइपरबोलिक पाथ पे ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा, इट इज़ सपोज थीटा, ये डिफ्लेक्शन है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, इट इज़ नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर बी। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of initial velocity direction या vector of alpha particle from the line of center of nucleus of जो भी हमने एटम लिया उसके लिए is called impact parameter. ओके, इसके अलावा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर अल्फा पार्टिकल्स हैं, उनको हम डिटेक्ट करें फॉर सम पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन एंगल थीटा या स्कैटरिंग एंगल थीटा, तो उनका रिलेशन आता है ये एन थीटा proportional to atomic number square divided by 4th power of sine of half of scattering angle into the kinetic energy squared. ये रिलेशन आता है, कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे n इज़ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फॉर डिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग एंगल थीटा, z is atomic number, E is kinetic energy of alpha particles, so that is half mv square
मास यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल का, स्पीड अल्फ़ा पार्टिकल की स्क्वायर। तो यहाँ से हम स्पीड और स्पीड का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम यहाँ से स्पीड का रिलेशन भी ले सकते हैं। नाउ लास्ट थिंग इज़ इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है। इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है ZE² cot θ/2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E। ये इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए फॉर्मूला है। And it is important for competitive questions. When a beam of alpha particles falls upon a thin metal foil, the particles are scattered in various directions of the nuclei. The angle of scattering of particular alpha particle depends upon the impact parameter. कितना दूर है एट अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस वाली लाइन से, उस पर डिपेंड करेगा कि थीटा कितना होगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल is called impact parameter, of course. And the Rutherford showed that the angle of scattering is related to impact parameter according to this equation. तो बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे। एंड द इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज़ द डिस्टेंस, जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो यहाँ से है ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर हम बी की वैल्यू को ज़ीरो लें, यानी अगर डायरेक्टली हेड ऑफ कोलिजन हो, जिसको हम हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं, तो उस केस में फॉर हेड ऑन कोलिजन विच इज़ वेरी रेयर, बी इक्वल्स टू 0 होगा एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा हेड ऑन कोलिजन के लिए। वो आप डायग्राम से देख के समझ सकते हो क्यों। बी यहाँ पे 0 होगा हेड ऑन कोलिजन के लिए और थीटा यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, यानी अल्फा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज, इसी का सब टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी कितना क्लोज जा सकता है अल्फा पार्टिकल टू द न्यूक्लियस। वो टच नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, बिकॉज फॉर दैट वी नीड इन्फिनिट एनर्जी, इन्फिनिट फोर्स, क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्स लॉ का फॉलो हो रहा है, तो कभी टच नहीं होगा, लेकिन बहुत क्लोज जा सकता है। कितना क्लोज जाएगा ये हम निकाल सकते हैं। तो क्लोज जाने के लिए हम लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो वी हैव टू एनर्जीज हेयर। वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब वो रुक जाएगा तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक तरफ है हमारे पास और दूसरी तरफ है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी E इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2E, तो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का, और ZE चार्ज होगा जो भी हमने न्यूक्लियस लिया एटम का उसके लिए, डिवाइडेड बाय R। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना चाहें तो ½ लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर यहीं से डायरेक्ट निकालें तो अपने पास आएगा 2ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E, या ZE² डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट E। यहाँ पे याद रखना E यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। ½ mv², मास यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का, उसके टर्म्स में लेना चाहें तो ZE² डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ½ mv²। दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये फॉर्मूला याद करो और ये काइनेटिक एनर्जी है ये याद रखना। उससे भी बेटर है कि आप बस ये रिलेशन क्या होता है ये याद रखो, तो सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी मिल जाएंगी। एंड दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, ठीक है। दिस क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको हम बोलते हैं R0। ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है इसको R0 से शो किया जाता है।